गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक की अवधारणा। तो जैसा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि गुणक क्या है। तो सामूहिक जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार जो गुणक की धारणा है वो किससे ली गई है? गणित से ली गई है। और गणित में गुणक का प्रयोग किसी संख्या के लिए किया जाता है, जैसे किसी दूसरी संख्या को गुणा किया जाता है। जैसे मान लो किसी व्यापार में 1000 रुपये का हम निवेश करते हैं और उससे हमें कितनी आय प्राप्त होती है? 2000 रुपये की। तो 1000 इंटू 2 तो कितने हो गए? 2000 रुपये। तो इस उदाहरण में 2 क्या है? गुणक कहलाता है। तो गुणक क्या है? किन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में कुल निवेश बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि निवेश राशि के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। इससे देश में कुल निवेश में परिवर्तन होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? गुणक कहते हैं। अब गुणक का मतलब क्या है कि जब निवेश में वृद्धि होती है तो आय में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी कि निवेश में हुई है, बल्कि निवेश की तुलना में आय में ज़्यादा वृद्धि होती है। तो उसमें कई गुना वृद्धि होती है और ये कई गुना वृद्धि ही क्या कहलाती है? गुणक कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने 5 करोड़ रुपए का निवेश किया और आय में उससे कितनी वृद्धि हुई? 20 करोड़ रुपए की। तो 20/5 तो गुणक कितना आ गया? 4। तो आय में 4 गुना वृद्धि हुई। तो यही है गुणक। गुणकों का फॉर्मूला है K मीन्स गुणक इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या है यहाँ पे? कुल आय में परिवर्तन, क्योंकि डेल्टा क्या है? चेंज को डिनोट करता है और डेल्टा आई है कुल निवेश में परिवर्तन। जैसे मान लो यहाँ पर आय में कितना परिवर्तन हुआ है? 400 का और निवेश में 100 का। तो गुणक हो गया हमारा 400/100 से 4 गुणक आ गया। अब हम देखेंगे कि गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का क्या संबंध है। मीन्स गुणक किस पर डिपेंड करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो जैसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है गुणक भी उतना ही अधिक होता है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होने पर गुणक भी क्या होगा? कम होगा। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक व्यक्ति के वे दूसरे व्यक्ति की क्या होती है? आय होती है। तो जब निवेश में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है? लोगों की आय में वृद्धि होती है, और उनकी आय में जब वृद्धि होती है तो जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उनके उपभोग पर खर्च भी बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी संपूर्ण आय को उपभोग पर खर्च नहीं करके बल्कि कुछ भाग को वो बचा लेते हैं बचत के रूप में। तो लोग अपनी आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च करेंगे ये किस पर डिपेंड रहता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक है तो आय जितनी बड़ी है उसी अनुसार उपभोग पर व्यय भी बढ़ेगा, और उपभोग पर किए जाने वाले व्यय के फलस्वरूप कुछ दूसरे लोगों की आय में वृद्धि होगी। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की क्या होती है? आय होती है। तो वे भी इस बढ़ी हुई आय में से कुछ भाग उपभोग पर खर्च करेंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप दूसरे लोगों की आय में वृद्धि होगी। मतलब ये एक प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जब उपभोग व्यय जब तक चलती रहेगी जब तक कि उपभोग व्यय शून्य नहीं हो जाता। तो इस प्रकार निवेश में वृद्धि होने से आय में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी कि निवेश में हम वृद्धि करते हैं, बल्कि निवेश में जितनी वृद्धि करते हैं उसकी तुलना में आय में कई गुना वृद्धि होती है। और इस वृद्धि का मूल्य अर्थात गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। मीन्स सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी आय में वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी तथा गुणक का मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध कैसा होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब जैसा कि गुणक का फॉर्मूला हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे इक्वेशन फर्स्ट K = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब y = क्या होता है? C + IC क्या है? उपभोग में उपभोग, और I क्या है? निवेश। तो डेल्टा y बराबर क्या हो गया? डेल्टा C + डेल्टा I। डेल्टा C मीन्स उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा I मीन्स निवेश में परिवर्तन, और डेल्टा y जैसा कि आय में परिवर्तन।
तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारा हो गया k इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c। अब हम इनमें डेल्टा y से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से हमारे पास आया k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। और जो ये डेल्टा c अपॉन डेल्टा y है ये क्या है, MPC मीन्स सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो k इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और 1 अपॉन 1 माइनस MPC इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन MPC मीन्स MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। तो इस समीकरणों से ये ज्ञात होता है कि MPC या फिर MPS का ज्ञान होने से हम गुणक का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि MPC जितनी अधिक होगी गुणक उतना ही अधिक होगा, जबकि MPC जितनी अधिक होगी गुणक उतना ही क्या होगा, कम होगा। मीन्स MPC और गुणक में तो कैसा संबंध पाया जाता है, कैसा रिलेशन होता है, प्रत्येक से संबंध पाया जाता है। जबकि जो MPC है सीमांत बचत प्रवृत्ति, उसमें और गुणक में विपरीत संबंध पाया जाता है। मीन्स जब MPC बढ़ती है तो गुणक कम होगा और MPC के कम होने पर गुणक उतना ही बढ़ेगा। अब हम इसे एक टेबल के द्वारा भी समझते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिया गया है। मान लो जब हमारे पास जब MPC क्या होती है, शून्य होती है, तो हमने जो अभी इक्वेशन जो गुणक का फॉर्मूला है k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, तो जब MPC मीन्स सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या है, 0 है। तो 0 की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, MPC की जगह पे। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो गुणक कितना हो गया, 1। जब मान लो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, 1/3, 1 अपॉन 3, तो ये वैल्यू पुट करने इक्वेशन में पुट करने से गुणक कितना आएगा, 1.5। जब MPC 1 अपॉन 2 है तो गुणक है 2। जब MPC 3 अपॉन 4 है तो गुणक का वैल्यू क्या होगा, 4। और जब MPC 4 अपॉन 5 है तो गुणक की वैल्यू होगी 5। और जब MPC 9 अपॉन 10 है तो गुणक कितना होगा, 10। और जब MPC कितनी है, 1 है, तो गुणक की वैल्यू होगी इनफाइनाइट मीन्स अनंत। तो इस प्रकार से जो गुणक की लिमिटेशंस है वो क्या है, 1 से लेकर अनंत तक है। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले के द्वारा गुणक को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे इस रेखा चित्र में हमने x एक्स पे क्या लिया है, इनकम, और y एक्स पे लिया है उपभोग और निवेश। जैसा कि बिंदु O से एक अस्पूर्ति वक्र जो है 45 डिग्री की रेखा हमने खींची है। अब हम यहाँ पर उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी मानकर चल रहे हैं, 0.5 मीन्स 1/2। तो प्रारंभ में जब C प्लस I रेखा है वो समग्र पूर्ति वक्र को कहाँ पर काट रही है, बिंदु E0 पर, और बिंदु E0 पर राष्ट्रीय आय है Y0 के बराबर। अब जब स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है तो समग्र मांग वक्र किधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, और वो समग्र पूर्ति वक्र को किस बिंदु पर काटता है, बिंदु E1 पर। तो नया संतुलन बिंदु है E1, और नए संतुलन बिंदु पर नई संतुलन आय का निर्धारण हुआ है Y1। तो निवेश में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा आई के बराबर, लेकिन राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा वाई मीन्स Y0 से Y1 तक। अब जैसा कि हम रेखा चित्र में देखते हैं कि निवेश में जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि उससे कई गुना वृद्धि हुई है। तो निवेश गुणक हमें यही बताता है, गुणक का मतलब है कि हम जितना निवेश करते हैं आय में उतनी वृद्धि ना होकर उससे कई गुना वृद्धि होती है। तो ये था निवेश गुणक। अब हम देखेंगे गुणक की प्रक्रिया। गुणक की क्या प्रक्रिया है, गुणक की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, तुलनात्मक अगत्यात्मक विश्लेषण और गत्यात्मक विश्लेषण। हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं तुलनात्मक अगत्यात्मक विश्लेषण का। अब जैसा कि
इस विश्लेषण में ये ज्ञात होता है कि निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में अंतिम रूप से कितना परिवर्तन होगा। मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम। तो ये क्या है, एक मल्टीप्लायर प्रोसेस है, गुणक की एक प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो अनुकूल प्रक्रिया और दूसरा प्रतिकूल प्रक्रिया। अब अनुकूल प्रक्रिया क्या होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मतलब जैसे निवेश में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में क्या हो, कई गुना अधिक वृद्धि हो। तो जो वृद्धि हो रही है मीन्स गुणक की अनुकूल प्रक्रिया है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है और गुणक कितना है 2, तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, 200 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो गई अनुकूल प्रक्रिया जिसमें निवेश में वृद्धि होने से आय में भी कई गुना अधिक वृद्धि हो रही है। जबकि सेकंड है गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया क्या होती है, गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया वह होती है जिसमें निवेश में होने वाली प्रारंभिक कमी के परिणाम स्वरूप आय में क्या होती है, कई गुना अधिक कमी होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश 100 करोड़ रुपए से कम होकर कितना हो जाता है, 50 करोड़ रुपए हो जाता है और निवेश में ये 50 करोड़ रुपए की कमी होगी और गुणक कितना था 2, तो 50 × 2 मीन्स आय में कितनी कमी होगी, 100 करोड़ रुपए की कमी होगी। तो ये है गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। इसे हम इस रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। जैसा कि हमने एक्स अक्ष पे लिया है राष्ट्रीय आय और वाई अक्ष पे लिया है इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश। अब एस क्या है, समग्र पूर्ति वक्र है। तो प्रारंभ में समग्र मांग वक्र एडी जो कि कहाँ पर काट रहा है, एस वक्र को बिंदु एम पर। तो बिंदु एम पर राष्ट्रीय आय है ओ ए और निवेश है ओ आई। अब हम ये मानते हैं कि निवेश में वृद्धि ओ आई से बढ़कर कितनी हो जाती है, ओ आई 1 हो जाती है, जिससे मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है और नया मांग वक्र है AD1। नया मांग वक्र AD1 एस वक्र को बिंदु आर पर काटता है। वो AD और एस एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आय का नया संतुलन स्तर निर्धारित होता है OB मीन्स राष्ट्रीय आय में निवेश में I1 के बराबर वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, AB के बराबर वृद्धि हुई। अब जैसा कि हम इस चित्र से देख रहे हैं कि निवेश में जितनी वृद्धि हुई है राष्ट्रीय आय में उससे कहीं गुना अधिक वृद्धि हुई है। तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, निवेश की अनुकूल प्रक्रिया। अब मान लो निवेश में OI से कमी होकर कितना हो जाता है, OI2। तो OI2 होने पर समग्र मांग वक्र नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, AD से शिफ्ट होकर AD2 हो जाता है और AD2 एस वक्र को किस बिंदु पर काट रहा है, बिंदु E पर। मीन्स यहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर है और यहाँ इस बिंदु पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है OC। तो इसमें हम देखते हैं कि निवेश में I2 मतलब निवेश में जितनी कमी हुई है राष्ट्रीय आय में उससे कहीं गुना कमी हुई है। तो ये है निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया। अब हम देखते हैं गत्यात्मक विश्लेषण क्या है। निवेश में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप आय में जो परिवर्तन होते हैं उनमें समय का अंतर होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही हमने निवेश किया आज ही और आज ही आय में परिवर्तन हो गया, बल्कि एक टाइम लेग होता है। क्योंकि जब प्रारंभ में निवेश किया जाता है तो इसके फलस्वरूप आय में वृद्धि होने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ये वृद्धि तुरंत ही नहीं होती है। तो इस समय अंतर में कई दूसरे परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे मान लो निवेश में वृद्धि हो गई या उपभोग व्यय में वृद्धि हो गई, तो इनका भी किस पर प्रभाव पड़ता है, आय पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से गुणक अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। तो हम देखते हैं गत्यात्मक विश्लेषण को इस टेबल की सहायता से। जैसे इस टेबल में क्या है, प्रारंभ में जब इन्वेस्टमेंट आरंभ में कितना था, निवेश 100 करोड़ रुपए किया गया, तो उससे आय में 100 करोड़ रुपए का परिवर्तन हुआ। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है,
0.5 मीन्स 1/2। तो इसीलिए आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होने के फलस्वरूप उपभोग में कितनी वृद्धि हुई? 50 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। और शेष 50 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा? वो बचत के रूप में रख लिए जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था में किया गया एक व्यक्ति का वे दूसरे व्यक्ति की आय होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसीलिए उपभोग पर खर्च किए गए 50 करोड़ रुपए के कारण दूसरी अवधि में आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 50 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी। और इससे उपभोग में 25 करोड़ रुपए की और वृद्धि होगी और बचत में 25 करोड़ रुपए की और वृद्धि होगी। तो उपभोग में 25 करोड़ रुपए की वृद्धि होने के कारण आय में भी क्या होगी? 25 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप उपभोग में वापस 12.5 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार विभिन्न समय अवधियों में, जैसा कि इस तालिका से हम देखते हैं कि उपभोग में वृद्धि होने के कारण आय में वृद्धि होती जाएगी और अंत में आय बढ़कर कितनी हो जाएगी? 200 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो यही क्या है? अब गुणक ज्ञात करने के लिए डेल्टा आई, मतलब आय में कितना परिवर्तन हुआ और निवेश में कितना परिवर्तन हुआ, इन दोनों के अनुपात से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? गुणक। तो 200/100, तो गुणक की वैल्यू आ गई 2। तो इस प्रकार से ये इस टेबल के माध्यम से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? गत्यात्मक विश्लेषण को। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे एक्स अक्ष पे लिया है हमने इनकम और वाई अक्ष पे एक्सपेंडिचर लिया है। एस कुलपूर्ति वक्र जो कि 45 डिग्री रेखा है। सी सी क्या है? उपभोग वक्र है। तथा सी प्लस आई क्या है? कुल मांग वक्र है। अब हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रारंभ में क्या होगा? 100 करोड़ रुपए आय के स्तर पर संतुलन में है अर्थव्यवस्था। तो इस स्थिति में सारी आय का उपभोग कर लिया जाता है। इसीलिए बिंदु ए किसको प्रकट कर रहा है? संतुलन को प्रकट कर रहा है। मीन्स जितनी इनकम हुई उतना ही उपभोग किया जा रहा है, क्योंकि इस बिंदु पर कुल मांग और कुल पूर्ति वक्र भी एक दूसरे के बराबर है। अब हम मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या किया जा रहा है? 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता है। इससे क्या होगा? कुल मांग वक्र क्या हो गई? सी प्लस आई। तो निवेश में 100 करोड़ रुपए मतलब ए बी के बराबर वृद्धि होने के फलस्वरूप समय की पहली अवधि में आय में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और समय की दूसरी अवधि में उपभोक्ता क्या करेगा? 50 करोड़ रुपए को उपभोग पर व्यय करेगा, जिसके फलस्वरूप आय में 50 करोड़ रुपए की और वृद्धि होगी और समय की तीसरी अवधि में उपभोक्ता 25 करोड़ रुपए उपभोग पर व्यय करेगा। इसके फलस्वरूप आय में 25 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और चौथी अवधि में उपभोक्ता 12.5 करोड़ रुपए उपभोग पर व्यय करेगा। इसलिए आय में 12.5 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि उपभोग व्यय शून्य नहीं हो जाता। तो इस स्थिति में बिंदु आय पर होगी जब आय का स्तर 300 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि 100 करोड़ रुपए के निवेश करने से आय में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी जब MPC 1/2 या फिर गुणक 2 के होने पर। तो ये था गत्यात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण। थैंक यू।